हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीन मैपिंग के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। जीन मैपिंग होती क्या है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी एक टूरिस्ट प्लेस पे जाना है, तो आप गूगल मैप ओपन करोगे और गूगल मैप आपको बताएगा कि आपके प्लेस से लेके उस टूरिस्ट प्लेस तक का डिस्टेंस, एंड सेकेंड थिंग बताएगा कि उस टूरिस्ट प्लेस की लोकेशन, कि वो कौन से एरिया में लोकेटेड है, उसके आसपास की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो। ठीक है। उसी तरीके से जीन मैपिंग जो है वो आइडेंटिफाई करता है या फिर हमें हेल्प करता है किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट दो जीन के बीच की डिस्टेंस का पता लगाने में और किसी भी जीन की लोकेशन का पता लगाने में। जीन मैपिंग के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक मैपिंग, जिसको हम लिंकेज मैपिंग भी कहते हैं, एंड सेकेंड टाइप है फिजिकल मैपिंग। लिंकेज मैपिंग क्या होती है या जेनेटिक मैपिंग क्या होती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो टी.एच. मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने फ्रूट फ्लाइज पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और फिर उन्होंने दो टर्म्स दिए थे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। लिंकेज क्या होता है, तो किसी भी क्रोमोसोम पर अगर दो जीन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज प्रेजेंट होती है तो उनको हम कह देते हैं लिंक्ड जीन्स, और इसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं लिंकेज। तो टी.एच. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट किए और इनके जो स्टूडेंट है अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, तो टी.एच. मॉर्गन के जो स्टूडेंट है अल्फ्रेड ने क्या किया कि उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी रिजल्ट आया उसको बारीकी से एनालाइज किया और उससे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम आगे देखेंगे। और फिर अल्फ्रेड ने उस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नाम के कॉन्सेप्ट को यूज करके फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में पहली बार उन्होंने जेनेटिक लिंकेज मैप बनाया था इन 1913 में। लिंकेज मैपिंग में किन्हीं भी दो जीन के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम एक यूनिट का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन से आपको याद आया होगा टी.एच. मॉर्गन, जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फ्रूट फ्लाइज पे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है सेंटीमॉर्गन। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज करके अल्फ्रेड ने बनाया था जेनेटिक लिंकेज मैप। तो इसको समझने से पहले हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर बार बार यूज होगा इसलिए हम इसको यहीं पे समझ लेते हैं। तो मियोसिस के दौरान ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अगर आपको मियोसिस डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। तो क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि तीन फेजेज हैं। फर्स्ट फेज में आपको नॉर्मल क्रोमोसोम दिख रहे हैं। सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, दो क्रोमोसोम जो है वो पास पास आ रहे हैं और इनकी जो भुजाएं हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाती है। तो ये जो सेकेंड फेज है इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और इसका जो रिजल्ट है वो होता है रिकॉम्बिनेशन, जो कि थर्ड फेज में है, जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। आप देख पा रहे हो कि जो ये ब्लू वाला क्रोमोसोम है इस पे ऑरेंज कलर का एक सेगमेंट आ गया है, और जो ऑरेंज कलर वाला क्रोमोसोम है इस पे एक ब्लू कलर का सेगमेंट आ गया है। तो यहाँ पे हो गया है जीन का एक्सचेंज। तो इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, और इन क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब है सेग्रीगेशन। वहाँ पे क्या हो रहा था, जो सेगमेंट है ब्लू क्रोमोसोम और ऑरेंज वाला क्रोमोसोम, उसके जो सेगमेंट्स है वो सेपरेट हो रहे थे। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाता है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान दो जीन के सेग्रीगेट होने की क्या संभावना है, उसको मेजर करना ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। इस स्लाइड में जो लिखा है इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है, किन्हीं भी दो जीन के सेग्रीगेट होने की जो संभावना है वो भी ज़्यादा होगी और दो जीन की डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है तो उनको पता चल जाता है कि किसी भी क्रोमोसोम पर दो जीन जो है वो दूर दूर प्रेजेंट है। ठीक है। और अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम आती है
तो इसका मतलब है कि दो जीन जो है वो एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट है। तो आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो अच्छे से। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उस फॉर्मूला में रखने के बाद में आती है 80, तो इसका मतलब है कि दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमॉर्गन। और जब भी फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको बोल देता है कि 80 सेंटीमॉर्गन का डायग्राम बनाना है, या फिर किसी भी तरीके से छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, 80 सेंटीमॉर्गन में क्रोमोसोम पे जीन जो है वो दूर दूर दिखानी है। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला में रखने के बाद में आती है 10। दैट मीन्स दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमॉर्गन है, और जो जीन है वो क्रोमोसोम पे हमें पास पास दिखानी है। अब हम समझ लेते हैं लिंकेज मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग का डायग्राम। एक सिंपल सा डायग्राम है जहाँ पे हमें केवल क्रॉसिंग ओवर दिखाना है। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 फेजेस दिख रही है, तो फेज 1 में 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, तो आपको 2 क्रोमोसोम बना देने हैं, और उन पे जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उनकी जो जीन है उसको आपको कैपिटल लेटर में दिखा देना है, कैपिटल ए कैपिटल बी में, ठीक है। और जो सेकंड वाला क्रोमोसोम है उसको हम दिखा देंगे स्मॉल ए स्मॉल बी में। और सेकंड फेज में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और थर्ड फेज में क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है जीन का। तो ये आपको पिंक या फिर किसी अलग कलर से इसको डिनोट कर देना है। जैसे कि फर्स्ट फेज में हमने क्या देखा था कि कैपिटल बी इस तरफ है और स्मॉल बी जो है वो राइट साइड में है, लेकिन जो थर्ड फेज है इसमें इनका एक्सचेंज हो जाता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी का, क्रॉसिंग ओवर के दौरान। तो ये सिंपल सा लिंकेज मैपिंग का डायग्राम। सेकेंड टाइप है हमारा फिजिकल मैपिंग। तो लिंकेज मैपिंग में हमने क्या देखा था, लिंकेज मैपिंग का जनरली यूज होता है कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस पता करने में, कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमने पता की और उससे हमें पता चल जाएगा कि जो दो जीन है उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेंटीमॉर्गन में हमें पता चल जाएगी। और उसी तरीके से जो फिजिकल मैपिंग है इसका यूज हम करते हैं किसी भी एक जीन की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। और इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कि किन्हीं भी दो जीन के बीच में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो जिनको नहीं पता कि बेस पेयर क्या होता है वो लेक्चर नंबर 4 देख सकते हो आप, अगर आपको डिटेल में जानना है तो। अदरवाइज यहाँ पे हम एक सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं कि डीएनए में 4 तरीके के बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके के बेस पेयर कौन कौन से होते हैं, ए टी सी जी, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। एडिनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। और सी और जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, और हमेशा सी और जी आपस में बॉन्डिंग करते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा ए सी के साथ बॉन्ड करता हुआ नहीं दिखेगा, टी जी के साथ बॉन्ड करता हुआ नहीं दिखेगा। ए और टी जो है वो लॉयल है एक दूसरे के प्रति, उसी तरीके से सी और जी एक दूसरे के प्रति लॉयल है। तो एटीएम से आप ध्यान में रख लेना कि ए और टी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और सी और जी का जो है वो सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, तो उससे आपको ध्यान में रह जाएगा। अब देख लेते हैं हम टेक्निक्स, फिजिकल मैपिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है। तो फर्स्ट है फिश टेक्निक, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग, एंड थर्ड है एसटीएस, सीक्वेंस टैग्ड साइट मैपिंग। तो इनके केवल नाम ध्यान में रखने हैं हमें। अब हम समझ लेते हैं फिजिकल मैपिंग का ये डायग्राम, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बट हम इसको सिंपल तरीके से ही समझेंगे और कम से कम स्टेप में समझेंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान का अगर हमें जीन मैपिंग करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल लेंगे और उस सैंपल में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उस डीएनए को छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं उसमें कट कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब सेकंड डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि जो डीएनए बड़ा था उसके छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे सेगमेंट्स हो गए हैं। अब थर्ड फेज में हम क्या करेंगे कि सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक का यूज करेंगे। सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक जो है उसको हम कल वाले वीडियो में और अच्छे से समझेंगे, जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वाला जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। आज हम देख लेते हैं कि सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक जो है वो हम यूज करते हैं डीएनए के लिए।
नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं आरएनए के लिए और सदर्न यूज़ करते हैं डीएनए के लिए। तो सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक में क्या होता है कि एक प्लेट लेते हैं और उसमें अगारो जेल लगा देते हैं और उसके बाद ये जो छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको रख देते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो मूव करवा दी जाती है। तो इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग जाकर अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि जो बड़ा पीसेज हैं, डीएनए फ्रेगमेंट जो बड़ा है वो आपको पास में दिखेगा और जो छोटे छोटे पीसेज हैं वो आपको दूर दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक पर्सन है जो कि 60 केजी का है, तो वो उसकी जो चलने की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, और एक दूसरा इंसान है जिसका जो वेट है वो 150 केजी है, तो ऑफकोर्स वो आराम से धीरे धीरे चलेगा। उसी तरीके से जो बड़े बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कम मूव कर पाते हैं, इसीलिए वो आपको पास में दिखेंगे, और जो छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएंगे और वो आपको ज़्यादा दूरी पे दिखाई देंगे। तो ये होता है सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक में। इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेस और यूज़ होती है, जैसे कि इन फ्रेगमेंट्स को नाइलॉन मेम्ब्रेन पे जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ किया जाता है। तो हम इस सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक को कल और डिटेल में समझेंगे, और आज के लिए इतना ही। फोर फेजेस में हम इसको याद रख लेते हैं कि इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं इस सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक का यूज़ करके क्रोमोसोम पे जीन को मैप कर लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ जीन मैपिंग। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका कि जीन मैपिंग का जो यूज़ है वो जेनेटिक काउंसलिंग एंड जीन थेरेपी की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। क्यों और कैसे? क्योंकि जीन मैपिंग के थ्रू हम डिजीज़ को और बेटर तरीके से डायग्नोज कर पाते हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग और जीन थेरेपी के जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो कि इनके बारे में डिटेल्स है। सेकेंड एप्लीकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेसिस है जीन मैपिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम एक दो दिन बाद देखेंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। थर्ड है इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोई एंसेस्टर हैं, उनके फॉसिल्स मिले हैं, तो उनका अगर जीन मैपिंग किया जाएगा और हमारा जो अभी का डेटा है जीन मैपिंग का उसको स्टडी किया जाएगा और कंपेयर किया जाएगा कि कौन कौन सी जीन में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है। फोर्थ है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल प्लांट या फिर एनिमल्स, इनके जो जीन मैपिंग का डेटा यूज़ किया जाएगा कि कौन सी, अगर कोई फॉर एग्जांपल प्लांट में कोई डिजीज़ है तो कौन सी जीन की वजह से ये डिजीज़ हो रही है। जीन मैपिंग हमें क्या बताती है कि कोई भी जो जीन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो साइंटिस्ट जो है वो इजीली उस डिजीज़ को, प्लांट में जो डिजीज़ प्रेजेंट है उसको इजीली क्योर कर सकते हैं। फिफ्थ है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में जीन मैपिंग का यूज़ होता है एक्सटेंसिवली। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्या? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ होता है। एंड पेटर्निटी टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे के जो मम्मी पापा हैं वो कौन है, इस तरीके के जो लीगल डिस्प्यूट होते हैं उनको सोल्व करने में भी जीन मैपिंग का यूज़ होता है। और ये है कंक्लूजन, जीन मैपिंग का कंक्लूजन। तो जीन मैपिंग और जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों को अगर साथ में लाया जाए तो हम कॉम्प्लेक्स जो डिजीज़ है उनका पता लगा पाएंगे, और जो क्रोमोसोम में माइक्रो वेरिएशंस भी हो जाते हैं उनको भी हम इजीली अच्छे से अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम केवल जीन मैपिंग का यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि हमें अगर क्रोमोसोम में मैक्रो वेरिएशन हो जाता है, बड़े बड़े चेंजेस होते हैं तभी पता चलता है। लेकिन अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जैसे कि एआई हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो माइक्रो वेरिएशन है उसका भी हम पता लगा पाएंगे, और उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है उसको भी हम पहले से ही डिटेक्ट कर पाएंगे। आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।